नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो रसिका और डॉक्टर कानिंदे और सारे आयोजकों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में नामदेव धसार साहब की याद में हमने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है उसमें आमंत्रित किया। मेरा अपना जो राब्ता हुआ नामदेव धसार साहब से वो एक जुर्म के साथ शुरू हुआ। मैंने लाइफ में एक ही बार चोरी करी है। मैं यहाँ जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी तो मैंने एक कॉपीराइटर का काम किया था, एक नौकरी करी थी पार्ट टाइम। EPW करके पास में ही ऑफिस था उनका, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, और वहाँ बहुत ही बुरी कॉपीराइटर थी मैं। मुझे 1 महीने के अंदर ही निकाल दिया गया। लेकिन उस 1 महीने के अंदर मैंने जब एडिटर सर के ऑफिस में गई तो मुझे ये किताब दिखी। अब मुझे बहुत शर्म आती है बोलने में कि उसके पहले मुझे पता नहीं था कि नामदेव धसार जी कौन है, बावजूद इसके कि मैं साहित्य की छात्रा रही हूँ कॉलेज में। मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि कूल है टाइटल, तो मैंने ये किताब ले ली और मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी दे देती हूँ आपको, कल रिव्यू करूँगी मैं इसे। और आज भी ये किताब मेरे पास ही है। आई थिंक जो चीज़ लेके फिर वापस नहीं करते हैं उसे चोरी ही कहते हैं। बट मैंने जब ये कविताएं पढ़ी मुझे बहुत सारे इमोशंस आए। मैं भारत के शायद उस हिस्से को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि कास्ट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर इन इंडिया, कि जाति अब भारत में है ही नहीं। नामदेव धसार जी को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा ये कहना, मैं इसलिए ये कह पा रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में जाति का कोई रोल नहीं रहा। मैं इसलिए 18, 19, 20 साल की हो गई और मुझे अपने माँ और पिताजी का जात ही नहीं पता था। वो इग्नोरेंस एक प्रिविलेज है। इसलिए अब जब हम बात करते हैं जाति की या रिजर्वेशंस की या कास्ट वायलेंस की, और इतनी आसानी से बहुत सारे लोग अनदेखा कर देते हैं उन चीज़ों को, मैं हमेशा सोचती हूँ कि उन सब को नामदेव धसार पढ़ने की ज़रूरत है। मुझसे पहले अभी जो साथी आए उन्होंने ये कविता पढ़ दी जो मैंने सोचा था मैं पढ़ूंगी इंग्लिश में। ये नामदेव जी की सबसे पहली कविता थी जो मैंने पढ़ा, और मैंने कभी मराठी में नहीं सुना था उस कविता को। आज थैंक यू, आपकी वजह से मुझे मराठी में सुनने को मिला कि एक्चुअली ओरिजिनली वो कविता का क्या पावर होगा। बट मैं फिर भी उसे इंग्लिश में पढ़ूंगी 2 कारण से। पहला, क्योंकि मैंने नामदेव जी को सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ा था, और ये कविता मुझे लगता है कि बार बार पढ़ी जानी चाहिए और दुनिया के हर भाषा में पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि ये कविता सिर्फ नामदेव जी या किसी खास समुदाय के अनुभव तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है आज के इस ज़माने में, आज के टाइम में ये कविता पूरी दुनिया में पढ़ी जानी चाहिए। ये कविता हमारे देश में तो सबको पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है US में भी कोई शायद अगर ब्लैक्स ये कविता पढ़ें या वाइट लोग ये कविता पढ़ें, उनके अपने जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, शायद उन्हें एक दूसरे किस्म की एम्पैथी आए। नामदेव जी की बहुत फेमस लाइन है दैट पोएट्री इज पॉलिटिक्स, वी कैन से पॉलिटिक्स इज पोएट्री। इनको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि पोएट्री इज ह्यूमैनिटी एंड दैट इज व्हाई इट शुड ऑलवेज बी अलाइव। मैं ऑब्वियसली जो हमारे साथी थे जिन्होंने अभी कविता पढ़ी उनको बिल्कुल किसी तरीके से मैच नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में ये कविता, जिसे दिलीप चित्रे साहब ने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन है मैन यू शुड एक्सप्लोड, मैं इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि इनकी कविता मराठी में सुन के मैंने ये रियलाइज़ किया कि
इस कविता का जो सेंटिमेंट है, ये पोएट्री जो है, ये किसी भी भाषा में उतनी ही पावरफुल है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैन यू शुड एक्सप्लोड, man you should explode yourself to bits to start with, jive to a savage drum beat, smoke hash, smoke ganja, chew opium, bite lal pari, guzzle country booze if too broke, down a pint of the cheapest dalda, stay tipsy day and night, stay tight round the clock, cuss at one and all, swear by his mom's twat, his sister's cunt, abuse him, slap him in the cheek and pummel him. Man, you should keep handy a Rampuri knife, a dagger, an axe, a sword, an iron rod, a hockey stick, a bamboo. You should carry acid bulbs and such things on you. You should be ready to carve out anybody's innards without batting an eyelid. Commit murders and kill the sleeping ones. Turn humans into slaves, whip their asses with a lash. Cook your beans on their bleeding backsides. Rob your next door neighbors, bust banks. Rob your next door neighbors, bust banks. Fuck the mothers of moneylenders and the stinking rich. Cut the throat of your own kith and kin by conning them, poison them, jinx them. You should hump anyone's mother or sister anywhere you can. Engage your dick with every missy you can find. Call nobody too old to be screwed. Call nobody too young, nobody too green to shag. Lay them one and all. Perform gang rapes on stage in public. Make whorehouses grow, live on a pimp's cut the women's noses, tits, make them ride naked on a donkey through the streets to shame them. Man, one should dig up roads, yank off bridges, one should topple down street lights, smash up police stations and railway stations, one should hurl grenades, one should drop hydrogen bombs to raise literary societies, schools, colleges, hospitals, airports. One should open the manholes of sewers and throw into them Plato, Einstein, Archimedes, Socrates, Marx, Ashok, Hitler, Camus, Sartre, Kafka, Baudelaire, Rimbaud, Ezra Pound, Hopkins, Goethe, Dostoevsky, Mayakovsky, Maxim Gorky, Edison, Madison, Kalidas, Tukaram, Vyas, Shakespeare, Gyaneshwar, and keep them rotting there with all their words. One should hang to death the descendants of Jesus, the Paigambar, the Buddha, and Vishnu. One should crumble up temples, churches, mosques, sculptures, museums. One should blow with cannonballs all priests and inscribe epigraphs with cloth soaked in their blood. Man, one should tear off all the pages of all the sacred books in the world and give them to people for wiping shit off their asses when done. Remove sticks from anybody's fence and go in there to shit and piss and muck it up. Menstruate there, cough out phlegm, sneeze out goo. Choose what offends one's sense of odor to wind up the show. Raise hell all over the place, from up to down and in between. Man, you should drink human blood, eat spit, roast human flesh, melt human fat and drink it. Smash the bones of your critics' shanks on a hard stone blocks to get their marrow. Wage class wars, caste wars, communal wars, party wars, crusades, world wars. One should become totally savage, ferocious and primitive. One should become devil-may-care and create anarchy. Launch a campaign for not growing food, kill people all and sundry by starving them to death. Kill oneself too, let disease thrive, make all trees leafless. Take care that no bird ever sings. Man, one should plan to die groaning and screaming in pain. Let all this grow into a tumor to fill the universe, balloon up and burst at a nameless time to shrink. After this, all those who survive should stop robbing anyone or making others their slaves. Stop calling one another names, black or white, Brahmin or Kshatriya, Vaishya or Shudra. Stop creating political parties, stop building property, stop committing the crime of not recognizing kin, not recognizing one's mother or sister. One should regard the sky as one's grandpa, the earth as one's grandma, and coddled by them, everyone should bask in mutual love. Man, one should act so bright as to make the sun and moon seem pale. One should share each morsel of food with everyone. One should compose a hymn to humanity itself. Man should sing only the song of man. मैं जानती हूँ ये अगली जो कविता है ये बहुत ही खूबसूरत, पर्सनल और इनोसेंट कविता है, लेकिन साहित्य की सबसे ख़ास बात ये होती है कि साहित्य या किसी भी कला को जो जिस वक्त में, जिस हालात में पढ़ता है, समझता है, देखता है, हम उस चीज़ को अपने संदर्भ में समझते हैं। इस कविता को पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि आज भी
हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पे प्यार करना गुनाह है, जहाँ पे हम खैर ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, नागराज सर यहीं बैठे हुए हैं, बट जो लोग कहते हैं कि भारत में कास्ट इनविजिबल हो गया है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट विकास हो रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं, उन्हें शायद ये भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि अभी भी केरला में हादिया नाम की एक लड़की है जो बालिग है, जिसने अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी करी है, लेकिन हमारे कोर्ट्स और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस विवाह को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है हमारे देश में, उसे जायज़ नहीं मान रहे हैं। और आई थिंक कोई प्रूफ नहीं है इसका। आई थिंक इससे ज़्यादा नफरत का कोई क्या उदाहरण हो सकता है। दिल्ली में पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले अंकित नाम के एक लड़के को जान से मार दिया गया क्योंकि उसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार था और उस परिवार ने आके मार दिया। जब मैं ये कविता पढ़ रही थी, आई नो इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों ये चीज़ें मेरे मन में आ रही थी। लव जिहाद नाम का जो बहुत बड़ा झूठ हमारे समाज में फैला हुआ है, उसका भी मुझे मन में वो भी मेरे जहन में आई। ये बहुत पर्सनल कविता है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज भी हमारे समाज में कितनी रेलेवेंट है। इस कविता का नाम है विनती जाधव। आई नो आप सब फेमिलियर होंगे इससे। इस कविता को अपना अस्तित्व रहने दे यदि हम हैं एक दूसरे के लिए तटस्थ। हाथों में हर श्रृंगार के फूलों को मुरझा न देने वाली आयु थी वो। होठों को थर्राती हुई गुलाब की पंखुड़ियों में रूपांतर होने की आयु थी वो। क्षितिज के महासागर को निगल लेने की आयु थी वो। फिर भी ये सारा अनुभव अछूत ही रह गया। जिस स्कूल से मैं आया था उसके सिलेबस में पुनर्जन्म के लिए नहीं थी जगह। न तुम जूलियट थी न मैं रोमियो, न तुम जूलियट थी न मैं रोमियो, फिर भी हम एक व्याकुल प्रेम कहानी के किरदार थे। अपना ही ले बैठी हो क्या अपनी समष्टि को? अभिशाप था नियति का। जाति, धर्म, रिवाज, परंपरा, संस्कृति की तकलीफ थी। वैसे तुम्हारी जाति बहुत ऊंची सीढ़ी की नहीं थी, फिर भी एक सीढ़ी उतरकर तुम आ गई नीचे। वो समय मेरे आत्म प्रत्यय का था। समझ में नहीं आया था तब किसको किसका अधिक आकर्षण था। सर्वहारा था मैं, फिर भी मैंने ही खो दिया मुझको, खुद को। आज तुम मेरी कोई नहीं हो, मैं भी तुम्हारा कोई नहीं हूं। अब नहीं है जाति पाति का आडंबर भी, अब नहीं है जाति पाति का आडंबर भी, फिर भी एक दूसरे में उलझी हुई चक्रों की मालिका मुझे इस तरह खरोंचती क्यों हो? सजातीय सपनों का नया संसार सजाकर पराई हो गई हो तुम। तब भी मेरी कोई शिकायत नहीं थी। रंज इतनी ही थी कि रिवाज का बलि बनकर तुमने मुझे सजा दी थी। अब भी समाप्त नहीं होता अछूतपन का लांछन। इसमें कभी कभार दिखाई देती हो रास्ते में बेटे की उंगली पकड़कर जाती हुई। बेवजह बेचैन हो जाता हूं अतीत का सब कुछ भूलकर। मेरी कविता की दुनिया विशुद्ध संवेदना से भर जाती है। इस कविता को अपना अस्तित्व रहने दो, शायद इससे मेरा अधःपतन रुक जाएगा। थैंक यू।